हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। हम इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज के अंदर लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट रीजनल एग्रीमेंट्स देख लिए थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे करंट अकाउंट डेफिशिएंट। ओके, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए, ये जो सेक्शन हम आज देखने वाले हैं उसके बारे में, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन रहता है। ठीक है, कहीं से इकोनॉमी में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए ना आए, इस सीएडी से क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक्स का। थोड़ा सा टिपिकल कंसेप्ट है समझने के लिए। इसी से रिलेटेड, सीएडी से रिलेटेड जो करंट अकाउंट डिफिशिएंट है, उसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट होता है हमारा बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। वो भी हमको समझना होगा इसमें कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हमको समझ में आएगा तभी सीएडी समझ में आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पार्ट है, करंट अकाउंट डेफिशिएंट और कैपिटल अकाउंट डेफिशिएंट। ठीक है, ये दो तरह के अकाउंट होते हैं। दोनों तरह के अकाउंट से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। जनरली पूछ लिया जाता है कौन से टर्म कौन से अकाउंट से बिलोंग करती है। ये सिंपल इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और हर बार आता है, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम इसी टेबल से आएगा आपका, है ना। सिंपली वो दे देंगे आपको कुछ फैक्टर्स दे देंगे और वो पूछेंगे कि ये कौन से अकाउंट से बिलोंग करते हैं, कैपिटल अकाउंट से करते हैं या नहीं करते, करंट अकाउंट से करते हैं नहीं करते। जनरली करंट अकाउंट से ही क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। यूपीएससी से कैपिटल से ही पूछ लेती है, लेकिन जो छोटे पीसीएस वगैरह एग्जाम है उसमें करंट अकाउंट से ही हमारा एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलेगा आपको। अगर ये टेबल आपको क्लियर हो जाएगी तो इससे नो डाउट आप इजीली क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा हम बात करेंगे इसके अंदर हमारे फॉरेक्स रिजर्व की, कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व की क्या कंडीशन है, कितना हमारे पास में है एक्चुअली में अमाउंट। ठीक है, क्या अमाउंट हमारे पास में है, कितना टाइम का इंपोर्ट हम कवर कर सकते हैं, है ना। फॉरेक्स रिजर्व ऐसे ही तो नापा जाता है कि सपोज करो कि ऐसी कंडीशन आ जाए वर्ल्ड के अंदर, जैसे कोविड से भी बुरी कोई सिचुएशन आ जाए, तो हमारे पास में इतना फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए कि हम कम से कम 10 से 11 महीने तक हमारा जो इंपोर्ट है वो कवर कर सके। तो इतना फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए। जितना हमारा फॉरेक्स रिजर्व रहता है उतनी हमारी पोजीशन स्ट्रांग रहती है। पोजीशन स्ट्रांग रहने से क्या होता है कि हमारे डिफॉल्ट होने की कंडीशन काफी कम हो जाती है इंटरनेशनल मार्केट में। तो हमारी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाती है, क्रेडिट वर्दीनेस इंक्रीज हो जाती है। क्रेडिट वर्दीनेस इंक्रीज होने से क्या होता है, हमको चीपर लोन मिलता है। तो ये कंप्लीट एक साइकिल है। ये साइकिल के अंदर चीजें चलती रहती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है चीजें। तो हमको क्या होता है ना कि करंट अकाउंट हमारा हमेशा क्या है ना कि उसको बैलेंस रखना होता है, मोर और लेस। यही है कहानी। इसको रब कर लेते हैं हम एक बार, और फिर ये जो डिटेल्स हैं उसको हम देखते हैं वन बाय वन। तो ये तो आप समझ गए कि हम इस क्लास में क्या क्या देखने वाले हैं। बीओपी वगैरह हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं बीओपी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, क्योंकि इंडिया इसको फेस कर चुका है, बीओपी क्राइसिस को। बीओपी क्राइसिस आया था तभी इंडिया के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए थे हम 2011 के अंदर। ओके, देखते हैं करंट अकाउंट क्या होता है और कैपिटल अकाउंट क्या होता है। देखो करंट अकाउंट सबसे पहले, ओके, ये डिटेल स्टार्ट करने से पहले देखो इसको 3 जगह डिवाइड कर रखा है, नेट विजिबल्स, नेट इनविजिबल्स और नेट ट्रांसफर। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि कौन सा पार्ट नेट विजिबल का है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला तो हम ये पूछ लिया कि वो पूछ लेंगे कि करंट अकाउंट का है या कैपिटल अकाउंट से बिलोंग करता है। दूसरा बोल देंगे कि वो 2-3 टर्म दे देंगे कि ये नेट विजिबल में इंक्लूड होती है नहीं होती है। यूपीएससी भी इवन यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। ऐसा यूपीएससी कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो थोड़ा यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर देते हैं स्टेटमेंट को। दूसरा वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो फैक्टर्स है वो नेट इनविजिबल में है या नहीं है, और तीसरा नेट ट्रांसफर में है या नहीं है। तो यहीं से 4 तरह से क्वेश्चन बढ़ सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है, नेट विजिबल है, इनविजिबल है या नेट ट्रांसफर है। ठीक है, इसके बाहर नहीं जाएंगे वो लोग। यूपीएससी ही नहीं जाता है तो फिर ये छोटे मोटे एग्जाम तो क्या ही जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें डिफरेंस देखते हैं कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। देखो करंट अकाउंट क्या होता है कि ट्रेड इन गुड्स। ओके, जो करंट अकाउंट है हमारा सबसे पहले तो गुड्स की बात करेगा, जो गुड्स की ट्रेड है उसकी बात करेगा। सिंपली क्या है, ट्रेड इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हमारा एक्सपोर्ट हमेशा से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो इंपोर्ट हमेशा से हमारा ज्यादा रहता है, तो नेट जो विजिबल होता है हमारा, वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। पहला कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं इससे कि हमारा जो नेट विजिबल है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि हमारा इंपोर्ट हमेशा एक्सपोर्ट से ज्यादा रहता है।
तो पहला स्टेटमेंट एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि नेट इज इक्वल इंडिया का हमेशा नेगेटिव रहता है। जी हाँ, हमेशा नेगेटिव रहता है, कभी पॉजिटिव नहीं हुआ है। फिर हम देखते हैं नेट इनविजिबल्स क्या होते हैं। नेट विजिबल क्या है? वो ट्रेड जो गुड्स में होती है, जो टेंजिबल गुड्स होते हैं हमारे, वही हमारे नेट विजिबल होती है। नेट इनविजिबल क्या क्या होते हैं? फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज। फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज क्या होता है कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अगर बेसिक इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ी हो एनसीईआरटी, तो हमको इतना तो पता रहता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उसमें से जो हमको प्रॉफिट या फिर रिटर्न मिलता है उसको फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज बोलते हैं। तो हमको अगर कोई कंपनसेशन मिल रहा है किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनकम होता है, कंपनसेशन मिल रहा है, किसी डिविडेंड हमको मिल रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है, इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, तो वो सारे हमारे फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज में काउंट होता है। नेट नॉन फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज क्या होता है? शिपिंग, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर, मींस जैसे बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, इनमें जो इन्वेस्टमेंट किया होता है वो सब फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज में काउंट होता है। नॉन फैक्टर ट्रेड सर्विसेज में जो इनके अलावा जो सर्विसेज होती है, जैसे होटल सर्विसेज हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई, वो सारी नॉन फैक्टर ट्रेड सर्विसेज में काउंट होती है। शिपिंग, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर। और कौन है? नेट ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर्स क्या होते हैं? देखो हम इधर समझते हैं थोड़ा सा, कि सपोज करो यहाँ से हमारे एम्प्लॉय जा रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, या फिर ये जो हमारे अरेबियन कंट्रीज में वहां पर, तो वहां से वो जो पैसा कमाते हैं वो इंडिया को भेजते हैं, ठीक है। इंडिया के पास में विदेशी करेंसी आएगी, ठीक है, ये आ गए हमारे इंडिया के पास में विदेशी करेंसी, ये इंडिया आ गई। कुछ लोग, वहां के लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, तो वो इंडिया से पैसा कमा के विदेश भेजते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका जो डिफरेंस है वो हाँ हमारा नेट ट्रांसफर्स, ओके, इसको ट्रांसफर पेमेंट बोला जाता है एक्चुअली में। ये जो रेमिटेंसेस वगैरह हमको आते हैं उसको ट्रांसफर पेमेंट हम बोलते हैं। तो उनका जो नेट जो अमाउंट है वो हमेशा इंडिया के फेवर में रहता है, क्योंकि इंडिया में रेमिटेंसेस ज्यादा आते हैं और इंडिया रेमिटेंसेस आउटपुट, मतलब जो एक्सपोर्ट है वो कम है, तो रेमिटेंसेस इनवर्ड रेमिटेंसेस हमारे ज्यादा है, आउटवर्ड रेमिटेंसेस कम है। तो इंडिया के रेमिटेंसेस हमेशा पॉजिटिव रहे हैं। प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट्स और ऑफिशियल ट्रांसफर पेमेंट्स, देखो गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस और ग्रांट्स, मींस ग्रांट्स कौन देता है? गवर्नमेंट देती है एक दूसरे को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देती है। गिफ्ट्स गवर्नमेंट देती है एक दूसरे को आपस में, वो सारे जो है प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट्स होंगे। ऑफिशियल ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होंगे? गिफ्ट हो गए, रेमिटेंसेस, ग्रांट्स हो गए। दोनों तरह के, प्राइवेट भी होते हैं, पर्सनल भी होते हैं, सॉरी प्राइवेट भी होते हैं और ऑफिशियल भी होते हैं, तीनों ही चीजें। तो ये नेट ट्रांसफर हो गए। तो ये जो चारों पार्ट है फैक्टर गुड्स को छोड़ के, जो बाकी की चारों ट्रेड है, एक तो सर्विसेज के हो गए, नेट ट्रांसफर हो गए, दोनों तरह की सर्विस और दोनों तरह के नेट ट्रांसफर हो गए, ट्रांसफर पेमेंट्स हो गए। ये हमारे नेट इनविजिबल्स में आते हैं, और जो गुड्स में ट्रेड होती है वो नेट विजिबल्स में आती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कैपिटल अकाउंट के बारे में। कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है? फॉरेन एफडीआई, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो, एफआईआई, यूरो इक्विटीज, मींस किसी जो इंडियन कंपनीज है वो किसी विदेशी कंपनीज की इक्विटीज अगर बाई करती है तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर काउंट होता है। एक्सटर्नल असिस्टेंस अगर कोई मिलता है हमको, देखो ग्रांट और असिस्टेंस अलग अलग चीज है ना। अगर ग्रांट आएगा तो वो करंट अकाउंट में काउंट होगा, और अगर एक्सटर्नल असिस्टेंस आएगा एज ए लोन, ओके, लोन और ग्रांट में डिफरेंस है, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल लोन आएगा वो हमारा कैपिटल अकाउंट में काउंट होगा। कॉमर्शियल बोरोइंग आएगी वो हमारा कैपिटल अकाउंट में होगा। आईएमएफ से जो पैसा हम लेंगे वो कैपिटल अकाउंट में काउंट होगा। नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स, जो एनआरआई के जो डिपॉजिट्स हैं वो भी हमारे कैपिटल अकाउंट में काउंट होगी। रुपी डेब्ट सर्विस, ये भी हमारे कैपिटल अकाउंट में काउंट होगी, और अदर फ्लोज वो भी हमारे कैपिटल अकाउंट में काउंट होगी। तो मोटा मोटा हम बात करें तो करंट अकाउंट में क्या है कि ज्यादा थोड़ा सा वोलेटाइल चीजें ज्यादा करंट अकाउंट में है, मींस अगर इंटरनेशनल मार्केट डिस्टर्ब होता है तो हमारा करंट अकाउंट काफी डिस्टर्ब रहने वाला है। जबकि कैपिटल अकाउंट क्या है, मोर और लेस स्टेबल है थोड़ा सा करंट अकाउंट के कंपैरिजन में, क्योंकि एफडीआई, ये देखो एफडीआई कहीं नहीं जाने वाला इतना जल्दी से, ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन के अंदर ऊपर से नीचे हो गया। एक्सटर्नल असिस्टेंस लंबा चलता है, कॉमर्शियल बोरोइंग भी लंबी चलती है, आईएमएफ के लोन भी लंबे चलते हैं, ठीक है। अब हम इसका इफेक्ट्स हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या इफेक्ट्स करंट अकाउंट का पड़ता है अगर एक करंट अकाउंट चेंजेस होता है। मोर और लेस जो गवर्नमेंट जिसका फोकस रहता है वो करंट अकाउंट पर रहता है, कैपिटल अकाउंट पे गवर्नमेंट इतना ज्यादा फोकस नहीं रहता है। तो करंट अकाउंट,
इट अफेक्ट्स एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, हमारी जो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी उसको इफेक्ट करता है, ये करेंसी वैल्यू इफेक्ट करती है। अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा है तो हमारे करेंसी क्या है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, यूएस डॉलर के कंपैरिजन में हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। इन्फ्लेशन एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ही बहुत ज्यादा है तो क्या होगा कि हमारे अंदर यहाँ पे इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, एफडीआई नहीं आएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस काफी पुअर रहेगा कि क्या पता कंट्री कब डिफॉल्ट हो जाए। ओके, तो हाई सीएडी लीड्स टू करेंसी क्राइसिस, पहली चीज तो क्योंकि डेप्रिसिएशन हो जाता है करेंसी का। तो $1 के कंपैरिजन में अगर अभी मान लो कि 83 रुपीज हैं और कल से 100 रुपए हो जाए, 100 रुपीज हो जाए, तो क्या होगा कि हमारा डिप्रिसिएशन हो जाएगा। हमको एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए, सपोज करो कि कोई इंपोर्ट हम $1 में कर रहे थे कल, उसके लिए 83 रुपीज देने पड़े थे, आज से उसको 100 रुपए देने पड़ेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंपोर्ट और महंगा हो जाएगा। इंपोर्ट और महंगा होगा तो हमारा रिजर्व खाली हो जाएगा इस तरीके से। तो एक्सटर्नल पेमेंट स्ट्रेस आ जाएगा हमारे ऊपर, जो बाहर से हमने पेमेंट ले रखा है उस पर भी हमारे जो लोन वगैरह ले रखा है उस पर जो डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो उसकी रेट भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारी क्रेडिट वर्दीनेस गिर जाएगी तो महंगा हमको लोन मिलेगा, सीधी सी बात है। ये कंप्लीट एक विशियस साइकिल है, जिसमें अगर एक बार कंट्री फंस जाता तो वो फंसता ही चला जाता, उसको बाहर निकलना काफी टफ होता है। ठीक है, हाई सीएडी, अगर करंट अकाउंट डेफिशिएंट काफी ज्यादा है तो क्या होगा, हायर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी और करेंसी डेप्रिसिएशन हो जाएगा। वो मैंने यहाँ बताई थी आपको किस तरह से करेंसी डेप्रिसिएशन हो जाता है। तो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। डेप्रिसिएशन कैसे होगा तो क्या होगा, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन से मतलब क्या है कि सपोज करो हम यूएस से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, पहले इसके लिए हम देते थे 80 रुपीज, 83 रुपीज, अब हमको देना पड़ रहा है 120 रुपए। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं इस मार्केट में, इंपोर्ट इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको, कि हम जो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यूएशन बढ़ रही है मार्केट में, हमारी करेंसी की वैल्यूएशन कम हो रही है, तो उसको इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, तो इंपोर्ट के कारण जो इन्फ्लेशन होता है उसको इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म जो हम अभी देखेंगे इसके अंदर वो है हमारा ग्रीनफील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट। ग्रीनफील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट, डिजिटल इन्वेस्टमेंट, ओके, कोई भी ग्रीन डिजिटल इन्वेस्टमेंट जो बिल्कुल स्टार्टिंग से किया जा रहा हो। ओके, बिल्कुल स्टार्टिंग से मतलब कुछ भी ना हो वहां पे, बिल्कुल बेस, कंप्लीटली बेस से स्टार्ट करा जाता है ना नया प्रोजेक्ट कोई, तो उसको ग्रीनफील्ड डिजिटल प्रोजेक्ट बोलते हैं। ओके, कोई भी प्रोजेक्ट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कोई स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं तो उसको ग्रीनफील्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। ये टर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में डायरेक्टली कि ग्रीनफील्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रीनफील्ड देखते हुए एनवायरनमेंट से लिंक करेंगे इसको, और एनवायरनमेंट से लिंक होते ही हम इसको गलत करने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाता है, तो ऐसा नहीं करने देना है हमको। ग्रीनफील्ड का मतलब स्क्रैच से कोई अगर हमारा बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है कोई बिजनेस तो उसको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बोलेंगे। अब हम देखते हैं, देखो ये ग्राफ क्या कहना चाहते हैं एक्चुअली में हमको, मर्केंडाइज डिफिशिट इज ऑफसेट बाय द सर्विस एक्सपोर्ट एंड रेमिटेंसेस कीपिंग सीएडी मैनेजेबल। मींस ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो मर्केंडाइज जो ट्रेड है वो नेगेटिव में चल रही है, ऑब्वियस सी बात है हमेशा ही नेगेटिव रहती है, तो उसको ऑफसेट कौन कर रहा है, एक तो नेट सर्विसेज, क्योंकि हमारी सर्विसेज क्या हमेशा पॉजिटिव रहती है, प्लस नेट ट्रांसफर भी हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। हमारे जो आउटगोइंग रेमिटेंसेस वो कम है, हमारे जो इनकमिंग रेमिटेंसेस वो ज्यादा है, तो हमारे जस्ट ए मिनट, हमारा ये इसको ऑफसेट कर देता है नेगेटिव मर्केंटाइज को, जो ट्रेड है उसको कैसे कर देता है देखो हम देखते हैं। ये हमारा नेट सर्विसेज है, ये पॉजिटिव है, नेट ट्रांसफर भी हमारा पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है। फिर हम देखते हैं हमारा मर्केंटाइज ट्रेड, ये नेगेटिव है। ओके, तो मर्केंटाइज ट्रेड हमारा, और ये हमारा करंट अकाउंट बैलेंस है, तो ये दोनों हमारे इसको ऑफसेट कर देते हैं और करंट अकाउंट बैलेंस हमारा कम कर देते हैं। आप देखते चलिए हमारा जो करंट अकाउंट बैलेंस का ग्राफ है वो किस तरह से बहुत ज्यादा हुआ, एक बार हम पॉजिटिव में भी आए, फिर हम नेगेटिव आए, और अगर लास्ट 2 ईयर का हम कंपेरिजन करें तो बहुत ही मिनिमम हमारा सीएडी चल रहा है, करंट अकाउंट डेफिशिएंट या करंट अकाउंट बैलेंस बोल लो आप,
ये बहुत ही कम चल रहा है नेगेटिव में। कितना चल रहा है? 0.8% ऑफ जीडीपी। ओके, यहाँ पे 0.8% पे हम ले आए हैं इसको, 0.8% ऑफ इन, अगर कंपैरिजन करें फर्स्ट हाफ ऑफ 26 टू फर्स्ट हाफ ऑफ 25, फर्स्ट हाफ ऑफ 25 में कितना था? 1.3%, जिसको हम लेके आ गए हैं 0.8% पे आसपास में। ठीक है, तो काफी अच्छी हमारी कंडीशन है फॉरेक्स रिजर्व की, काफी सारा फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास में। ये चीज इंडिया ने काफी अच्छी कर ली पिछले 10-15 साल में कि फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास में इतना हो गया कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट काफी अनस्टेबल भी रहा, सपोज करो कल को कोई भी सैंक्शंस इंडिया के ऊपर लगा दिए जाते हैं यूएस की तरफ से, तो हमारे पास में फॉरेक्स रिजर्व इतना है कि हमको प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है किसी भी वर्ल्ड की कंट्री के थ्रू। ओके ओके, इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन ग्रीनफील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट। कैसे? डिजिटल ग्रीनफील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट हम देख चुके क्या होता है। तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इंडिया फर्स्ट रैंक पे है। ओके, इसलिए ग्रीनफील्ड से क्वेश्चन आ सकता है इस साल, मान के चलिए, क्योंकि एक तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे है और ये थोड़ा सा क्या है ना कि काफी कंफ्यूजिंग सा नाम है ग्रीनफील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट। ऐसा डिजिटल इन्वेस्टमेंट जो ग्रीन एरिया के लिए किया जाए, ऐसे यूपीएससी क्या है ना अनसेंट ऑप्शन दे देता है और बच्चे फंस जाते हैं। तो ग्रीनफील्ड जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया जाए, सबसे पहले इंडिया के अंदर है 114 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। इंडिया इमर्ज एज द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर ग्रीनफील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट, अट्रैक्टिंग यूएसडी 114 बिलियन, या चाहिए 114 बिलियन डॉलर में है। फिगर से हमको कोई मतलब नहीं है, देखो फिगर विगर पे मत जाओ, बस ये ध्यान रखना है कि इंडिया टॉप पे चल रहा है। ओके, किस किस सेक्टर में डिजिटल इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं? एक तो डिजिटल सर्विसेज में, डेटा सेंटर्स में और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऑब्वियसली बात है, इंडिया तो लीडिंग कंट्री है इन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, अब हम बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व की। इतनी देर से हम बात कर रहे थे, देखो फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर भी हमने बात करी कि हमारा फॉरेक्स है वो स्ट्रांग होना चाहिए, और वो फॉरेक्स रिजर्व काफी अच्छा है क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट काफी कम है। तो अगर करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा हो जाता है तो उसको फॉरेक्स रिजर्व के थ्रू ही हम पॉजिटिव की तरफ लाते हैं, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व में एक्चुअली क्या क्या काउंट होता है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमको पता होना चाहिए कि फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या काउंट होता है। तो एक तो फॉरेन करेंसीज आती है फॉरेक्स रिजर्व के अंदर। कौन कौन सी फॉरेन करेंसीज आती है? जैसे यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, येन, पौंड हो गया। यूएस डॉलर, यूरो, येन और पौंड। येन हमारी जापान की है ही करेंसी, यूरो हमारी यूरोपियन कंट्रीज की है। गोल्ड, ऑब्वियसली बात है गोल्ड तो आना ही आना है। दो चीजें और है, एक तो एसडीआर है और एक आरटीपी है, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन और एसडीआर। एसडीआर क्या होता है? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं आईएमएफ के। मींस आईएमएफ का हिस्सेदारी होती है हर कंट्री की, भाई आप इतना पैसा ले सकते हो। जैसे मान लो इंडिया की है 1.6% के आसपास कुछ है, एग्जैक्टली मुझे याद पता नहीं है अभी। तो मान लो सपोज करते हैं 1.6% के आसपास है, तो हम इतना पैसा, जितना भी आईएमएफ का टोटल पैसा उसमें से इतना पैसा हमारा है, हम कभी भी ले सकते हैं एज ए लोन वहां से। ठीक है, तो ये हमारा एसडीआर हो गया। रिजर्व ट्रेंच पोजीशन विद आईएमएफ, ये भी हमारी एक तरीके से फंड लेने की ही इंस्ट्रूमेंट है कि किस तरह से आईएमएफ से फंड लिया जाए। दोनों चीजें आईएमएफ से रिलेटेड है। एसडीआर, सॉरी, दोनों ही आईएमएफ से पैसा लेने का तरीका है, एसडीआर और रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड गवर्नमेंट हमको क्या बताना चाहती है। टर्निंग ग्लोबल रीओरिएंटेशन इनटू सस्टेनेबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मींस जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स चल रही है ना वर्ल्ड में, उससे इंडिया कैसे बेनिफिशियल हो रहा है। मींस इंडिया ने कैसे खुद की इकोनॉमी वर्ल्ड टर्बुलेंस के बीच में काफी स्टेबल रख रखी है, वो गवर्नमेंट इसके थ्रू बताना चाह रही है। देखो ग्रोस इनफ्लोज, देखो ये हमारे ग्रोस इनफ्लो है जो इनकमिंग है, ये रिपार्ट्रेशन है, मतलब जो इंडिया से बाहर जा रहा है, और ये नेट एफडीआई है। तो नेट एफडीआई देखो इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर से इंक्रीज हुआ। ऑलमोस्ट अगर 2025 की जो प्रीवियस प्रोविजनल एस्टिमेट है उसको हम छोड़ दे तो मोर और लेस स्टेबल सा चल रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है, कम तो हो नहीं रहा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो स्टेबल है सब कुछ। तो हमारे पास में अच्छी खासी एफडीआई आ रही है, एफडीआई स्टेबल है हमारा, डिस्पाइट बीइंग कि रशिया यूक्रेन चल रहा है, रशिया यूएस से चल रहा है, इजराइल बीच में आ गया था अभी थोड़े दिन पहले, चाइना, तो डिस्प्यूट चलता रहता है, फिर भी इंडिया का एफडीआई हमेशा स्टेबल है हमेशा से। ओके, कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है इन्वेस्टमेंट को डीपनिंग करने के लिए, मींस और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स इंडिया ले रही है। ग्लोबल एफडीआई रीओरिएंटेशन,
इंडिया स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक सेक्टर मोमेंटम। इसमें गवर्नमेंट क्या क्या बता रही है हमको, फॉलोइंग फैक्टर्स क्रिएटेड अ विंडो फॉर इंडिया टू प्लज इनटू रिकॉन्फिगर्ड ग्लोबल वैल्यू चेन्स है ये, इसका मतलब ग्लोबल वैल्यू चेन्स एंड मूव अप टू वैल्यू एडिशन लेडर। किस तरह से गवर्नमेंट ने कौन कौन से चेंजेस करे हैं पॉलिसी के अंदर, स्ट्रक्चरल चेंजेस करे हैं रूल्स में, जिसके कारण इंडिया को इतना बेनिफिट हुआ है, एफडीआई स्टेबल रहा है। ग्लोबल एफडीआई रीओरिएंटेशन, जियोपॉलिटिक्स टैरिफ्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी शिफ्ट्स आर रीराउटेड ग्लोबल सप्लाई चेन्स। मींस जो ग्लोबली जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उसके कारण क्या हुआ कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स इंडिया की तरफ, क्योंकि इंडिया मोर और लेस पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरह से स्टेबल है, तो वो इंडिया की तरफ रीराउटेड हो गए। इंडिया स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, इंडिया की जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, मोमेंटम हम देखा है कि पिछले एक्सेप्ट कोविड पीरियड हमारे पास में ग्रोथ है वो काफी अच्छी है। मैक्रो स्टेबिलिटी काफी अच्छी है, सीएडी काफी कम है हमारा। लार्ज मार्केट इंडिया के पास में, सबसे बड़ा बेनिफिट यही है भाई, 140 करोड़ है, हम छोटा मोटा मार्केट थोड़ी है किसी भी कंट्री के लिए। डीपनिंग डिजिटल और मैन्युफैक्चरिंग बेस अट्रैक्ट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल। ओके, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इतनी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने चला रखी है, डिजिटली हम एक ऐसा मान सकते हैं कि डिजिटल रिवॉल्यूशन की तरह ही चल रहा है। आप चाहे पेमेंट्स में देख लो, यूपीआई हो गया, आप एजुकेशन में देख लो, सब कुछ तो डिजिटल जा रहे हैं हम धीरे धीरे, तो एक तरह से रिवॉल्यूशन आ रहा है डिजिटल इंडिया के अंदर। स्ट्रेटेजिक सेक्टर मोमेंटम, डिजिटल सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर्स डेवलप करे जा रहे हैं नए नए स्टोरेज के लिए, सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। अभी हम देखेंगे कि दिसंबर के अंदर ही लास्ट ईयर शायद आंध्र प्रदेश में कहीं तो नया सेमीकंडक्टर प्लांट गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा है, इनॉग्रेशन हुआ है सेमीकंडक्टर प्लांट का। तो इंडिया काफी अच्छा कर रहा है इन सेक्टर्स में। ओके, तो इसके कारण क्या है ना, एक तो पॉलिटिकली स्टेबल है, पॉलिटिकल स्टेब्लिशमेंट है, इसका काफी इफेक्ट पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट में ना। इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर होते हैं उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि देखो 15 साल से तो सेम ही गवर्नमेंट चल रही है, कोई भी पॉलिटिकल ज्यादा चेंजेस हो नहीं रहे हैं। दूसरा, इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग स्टेबल है, दोनों जगह से स्टेबल है इंडिया, तो काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है। इसके बाद हमारा बचता है स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल बफर एंकर स्टेबिलिटी। ओके, ये एक पार्ट और बच रहा है, ये हम कर लेते हैं, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होगा हमारा, नो इश्यूज। एक्सटर्नल डेब्ट टू जीडीपी रेशियो मींस हम ये देखेंगे इसमें कि हमारा जो एक्सटर्नल डेब्ट है वो जीडीपी का कितना परसेंट है, इसका रेशियो हम लेते हैं। ये एक अच्छा फैक्टर है हमारा, ये हमको ये शो करता है कि एक्सटर्नल डेब्ट जीडीपी का अगर रेशियो हम लेते हैं तो ये रेशियो हमको शो करता है कि हमारा जो डेब्ट है, डेब्ट बोल दो, डेट बोल दो, ज्यादा अच्छा जो प्रोनाउंस करते हैं इंग्लिश में उसको डेट बोलते हैं, तो जो हमारा डेट है वो सस्टेनेबल है या नहीं है। ओके, अगर ये जीडीपी के कुछ परसेंटेज से ज्यादा जाता है तो ये हमारा अनसस्टेनेबल डेट हो जाता है, तो हमको इसको सस्टेनेबल डेट की रेंज में रखना होता है, ये रेशियो इसीलिए काम में आता है। ठीक है, एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो शोज हाउ मच ए कंट्री ओन्स टू फॉरेन लेंडर्स। ओके, कि कितना हमारे पास में फॉरेन का जो हमारा लोन है वो कितना फॉरेन लोन हमारे ऊपर है, जीडीपी का कितना परसेंट है वो शो करता है। कंपेयर टू साइज ऑफ इट्स इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी की साइज है उसके कंपैरिजन में कितना लोन हमको एक्सटर्नल जो कंट्रीज है उनको देना है, रीपेमेंट करना है एक्चुअली में। लोअर रेशियो, अगर लोअर रेशियो क्या शो करता है, डेप्ट मैनेजेबल, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग। ओके, और हायर रेशियो क्या शो करता है, हायर रीपेमेंट रिस्क, एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी। मींस अगर कुछ भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर पॉलिटिक्स में अंदर कुछ भी फेरबदल होता है ना, तो उससे इंडिया की इकोनॉमी हिलने वाली है, क्योंकि बाहर से ही सारा लोन ले रखा है, तो अगर लोन कम है तो ऑब्वियसली बात है हमको ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो देखते हैं हमारा फॉरेक्स रिजर्व की बात करते हैं। सबसे पहले फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का काफी अच्छा है भाई, इस मामले में नो डाउट अप्रिशिएबल काम किया है गवर्नमेंट ने, काफी अच्छा फॉरेक्स रिजर्व हमने कर रखा है। पहले क्या था ना, 2015 के अंदर 341 बिलियन था, उसको हमने बढ़ा के ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा कर दिया, 701 बिलियन जनवरी 2026 के अंदर, मोर देन डबल, है ना। सबसे अच्छा काम ये किया है, फॉरेक्स रिजर्व काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया। इसीलिए हम अभी क्या भाई, चाइना, रशिया, अमेरिका कुछ नहीं, सब साइड में भाई इंडिया के पास में काफी रिजर्व है। ठीक है, एक्सटर्नल डेब्ट टू जीडीपी ये कितना था हमारा, 23% था 2015 के अंदर, इसको हमने कम करके कितना कर दिया, 19.2% कर दिया है।
ठीक है, अभी भी काफी ज्यादा है, इसको और कम करने की जरूरत है, बट वी आर डूइंग वेरी वेल। ओके, कि 23% से हम 19% पे आ गए हैं इसको कम करने के लिए। इंपोर्ट कवर, कितने दिन का इंपोर्ट कवर है हमारे पास में? देखो पहले हमारे पास में 2015 में कितना था, सिर्फ करीबन 9 मंथ का इंपोर्ट कवर था। मतलब अगर सब कुछ इंडिया के ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगा दिए जाए तो इंडिया 9 मंथ का इंपोर्ट इजीली फॉरेक्स से कवर कर सकता था। बट अभी हमारे पास में कितना है, 11 मंथ का। 11 मंथ तक हम हमारे जो फॉरेक्स है उससे इंपोर्ट कवर कर सकते हैं, जितना भी इंपोर्ट हम ले रहे हैं उससे हमारे फॉरेक्स से फंड कर सकते हैं। ओके, करंट अकाउंट डेफिशिएट ऑफ जीडीपी रेशियो हम देखते हैं। पहले -1.32% था हमारा, मतलब सीएडी करंट अकाउंट डेफिशिएंट -1.32 था, उसको हमने घटा के कितना कर दिया है, 0.8%। तो ये इस टेबल का फिगर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद नहीं रखना है, लेकिन इसको ना ऐसे 2-3 बार देख लेना, तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप टिक कर दो। क्योंकि ये जो क्लास में आज हमने बीओपी देखा और फॉरेक्स रिजर्व देखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारे इकोनॉमिक्स का, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि अपन ऐसा सोच ले कि शायद ना आए, ऐसा नहीं होगा, आएगा ही आएगा इससे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन फिक्स है बीओपी और सीएडी वगैरह से, तो ये थोड़ा डेटा आप देख लीजिएगा, कुछ नहीं है। करंट अकाउंट डिफिशिएंट हमारा 0.8% है माइनस, ठीक है, अभी भी नेगेटिव है लेकिन 0.8% है, वेल एंड गुड। एक्सटर्नल डेब्ट हमारा है वो 19.2% है, कम हुआ है। एक्सटर्नल डेब्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बट कम हुआ है, ये ध्यान रखना है। फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है पिछले 10 साल में, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद मेंशन किया, और एक ये ना कमेंडेबल अचीवमेंट है। तो फॉरेक्स रिजर्व हमने ऑलमोस्ट डबल कर लिया लास्ट 10 इयर्स में। इंपोर्ट कवर हम हमारे पास में 9 मंथ का था, उसको हमने 11 मंथ का कर लिया है। ये मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है जो हमको याद रखनी है इसके अंदर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।